Assalamu alaikum everyone. So we will start our crash course from sub fertility module. कोई भी हम मॉड्यूल जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं. सो इनफर्टिलिटी में से ये हॉट टॉपिक्स हैं. मीन द मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, unexplained infertility, IUI, donor insemination, ICSI, IVF and OHSS. Now these all topics are important जिनमें से MCQs आते हैं. So let's start from the flow sheet which I have made from NICE guideline और ये भी मैं PDF की फॉर्म में आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आप खुद भी पढ़ सकें. So ये जो फ्लो शीट है इसके हर स्टेप से आपसे MCQ पूछा जा चुका है. Like 1 year of unprotected sexual intercourse in the absence of any known cause of infertility. यानी अगर एक कपल की शादी को 1 साल हो गया है और कोई भी नॉन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं है तो 1 साल के बाद आपने क्लिनिकल असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन करनी है. 1 साल से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी. यानी अगर एक कपल बास को बहुत जल्दी होती है बच्चे की, फीमेल और एज ऑफ 28 ईयर्स ओल्ड, मेल एज 29 ईयर्स ओल्ड, दे वांट टू कंसीव, शादी को 6 महीने हुए हैं, वो आपके पास आए हैं, यू विल से देम टू वेट फॉर 6 मंथ्स एट लीस्ट. 6 महीने के बाद आए ताकि 1 साल पूरा हो जाए. 1 साल के बाद आप क्लिनिकल असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अगर वो नॉर्मल आता है रिजल्ट यानी इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल असेसमेंट नॉर्मल है, देन यू विल से अगेन फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कि वेट करें फॉर अनदर 1 year. ये भी आप लोगों का MCQ आ चुका है. एक कपल आपके पास शादी के 1 साल के बाद आया, आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाई, वो नॉर्मल आई. What further you will say? Expected management for another 1 year. अब 1 year के बाद वो दोबारा आ गए, आपने दोबारा से क्लिनिकल असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन करनी है. अब वो दोबारा अगर नॉर्मल आती हैं तो इसका मतलब है कि 2 years के वेट के बाद, 2 years ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के बाद यू विल ऑफर IVF. और ये भी MCQ है कि IVF से पहले कितना आपने वेट करवाना होता है. 2 years ऑफ वेट, 2 years ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें. तो देखें कि ये भी MCQ आपका, ये भी MCQ है और ये भी MCQ है. तो 5 MCQs आपको इसी फ्लो शीट से बन जाते हैं. फिर जो अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं उस कपल को हमने कहना होता है कि 1 year पे 80% चांस ऑफ कंसेप्शन है, 2 years पे 90% चांस ऑफ कंसेप्शन है. तो ये भी MCQ है. अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सारे आपके MCQs हैं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है. और गाइडलाइन आई हैव अटैच्ड, तो वो भी टेंशन नहीं है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं. इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जिस कपल की बात कर रहे हैं इसकी एज 36 से कम होनी चाहिए. यानी फीमेल की एज 36 से कम होनी चाहिए. अगर फीमेल की एज 36 एंड अबव है या कोई भी नॉन डिसऑर्डर ऑफ इनफर्टिलिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, PCOS है या फिर कैंसर है, तो उसमें हम अर्ली असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो उसमें हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट फॉर 1 year का नहीं कहते. तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. एज 36 एंड अबव यू हैव टू डू अर्ली असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन. अगर शादी को 6 महीने हुए हैं और फीमेल की एज 37 ईयर्स ओल्ड है, वो आपके पास आई है, यू विल डू क्लिनिकल असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम. यू विल नॉट से कि पहले 1 साल पूरा करके आए या 6 महीने के बाद आए. गॉट इट? अब देखिए ये आप लोगों का एक रिकॉल है कि पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है. मीन तमाम टेस्ट उन्होंने करवाए वो नॉर्मल हैं और दे आर वेटिंग फॉर 3 years. तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ 2 years का ऊपर का टाइम हो गया है. सो हम इन्हें क्या कहेंगे? वी विल से फॉर द IVF. अब इसी तरह से नेक्स्ट सिनेरियो है कि यही कपल अगर आपके पास आए और आपने तमाम टेस्ट किए 1 year पर, वो नॉर्मल हैं, तो हमने क्या कहा था कि 1 year के बाद यू विल से फॉर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट फॉर अनदर 1 year. मीन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे. सो सी कि दोनों आपके रिकॉल्स हैं. इसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी के मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं, टॉपिक्स और उनके MCQs. फीमेल इनफर्टिलिटी का टॉपिक
अब देखिए एक और टोगा आर्टिकल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये टोगा आर्टिकल बैठ के पढ़े, मैं आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करूंगी जो इसमें से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग का एक और एमसीक्यू आता है, ये आप लोगों का रिकॉल है कि अगर एक पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रही है और उसमें हाइड्रोसेल्पिंजीज डायग्नोस होता है, व्हाट यू विल ऑफर। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंजीज है, यू हैव टू रिमूव द ट्यूब्स। तो हम कहेंगे कि हम सेल्पिंजेक्टमी करेंगे। अब सेल्पिंजेक्टमी अगर हम करेंगे तो रूट बेस्ट कौन सा है, लेप्रोस्कोपिक। इन सब में देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट बनती है, लेप्रोस्कोपिक सेल्पिंजेक्टमी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये कहाँ से आया है, ये इस स्लाइड में से आया है, इस स्टोक आर्टिकल में से। और ना सिर्फ ये बल्कि बाकी भी एमसीक्यूज इसमें से वो पूछते हैं, जैसे हाइड्रोसेल्पिंग्स हो तो आपने सेल्पिंजेक्टमी करना होता है, बट सपोज ये ऑप्शन में नहीं देते इस बार, तो वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे सकते हैं, वो देख सकते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब ऑक्लूड कर दें आप, प्रॉक्सिमल ट्यूबल ओक्लूजन। तो आप इसको कैसे चूज करेंगे अगर आपने ये नहीं पढ़ा। इसके अलावा अगर एमसीक्यू आए कि आपने अल्ट्रासाउंड किया और यूट्राइन सेप्टम उसके अंदर है, तो आईवीएफ से पहले आप क्या करेंगे, तो हम सेप्टोप्लास्टी करेंगे। सिर्फ ये यूट्राइन नॉर्मली है जिसमें हम प्रोसीजर करते हैं बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। अब ये तीनों आपके एमसीक्यूज हैं फाइब्रॉइड के। इस तरह से अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, एक दफ़ा आया था कि 2 सेंटीमीटर का इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रही है, व्हाट यू विल डू नथिंग, यू विल डू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। बिकॉज मायोमेक्टमी आप कब करते हैं, जब फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो या वो कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा हो। बस ये आपने याद रखना है। फिर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कोई भी साइज हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वट एवर द साइज, यू हैव टू रिमूव बिफोर आईवीएफ। फिर सब सिरोजल फाइब्रॉइड, ये भी एमसीक्यू आया था, 5 सेंटीमीटर का सब सिरोजल फाइब्रॉइड है, पेशेंट इज गोइंग फॉर आईवीएफ, व्हाट यू विल डू। एक दफा आया था 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट इज गोइंग फॉर आईवीएफ, व्हाट यू विल डू द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब आप देखें कि अगर आप एक विजुअल इफेक्ट देख रहे हैं कि ये एमसीक्यूज आए हैं, क्या आपको भूलेंगे। फिर पॉलिप होंगे तो पॉलिपेक्टमी करेंगे। इंट्रा यूट्राइन एडहीजन्स है, हमेशा आप लोग एमसीक्यूज करते हैं, वो पूछते हैं क्या करेंगे, एडीनोलाइसिस करेंगे। और ये नाइस में भी रेफरेंस है, क्योंकि मैं अब ये आपको चंक्स में बता रही हूँ, तो जब हम एक फ्लो शीट में स्टार्ट करेंगे गाइडलाइन वाइज गाइडलाइन इस तरह एमसीक्यूज करेंगे, तो यू विल नो, यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा अब देखिए एंडोमेट्रियोसिस के अलग सा एक टॉपिक है, मैंने वो शेयर किया हुआ है, उसका अलग बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख लें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर चॉकलेट सिस्ट है तो व्हेन यू विल रिमूव इफ पेशेंट इज गोइंग फॉर आईवीएफ, अगर उसका साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा है देन यू विल रिमूव। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर से बड़े का मतलब क्या है कि एमसीक्यू में अगर आ जाए कि चॉकलेट सिस्ट 5 सेंटीमीटर की है और पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रही है, व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव बिफोर आईवीएफ। लेकिन ये तो आपको पता चल गया, सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो एंडोमेट्रियोसिस की गाइडलाइन, उसमें लिखा हुआ है कि इफ पेशेंट इज गोइंग फॉर अ नेचुरल कंसेप्शन, आईवीएफ के लिए नहीं जा रही, तो कितने साइज की चॉकलेट सिस्ट को हम रिमूव करते हैं। तो उसका आंसर है मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो अगर चॉकलेट सिस्ट का साइज 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो, यानी 3 सेंटीमीटर से बड़े का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर और उससे बड़ा हो, यू हैव टू रिमूव इट बिफोर गोइंग फॉर नेचुरल कंसेप्शन। अगर फाइब्रॉइड का, अगर एंडोमेट्रियोमा चॉकलेट सिस्ट का साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो, 4 सेंटीमीटर से बड़े का मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड ऑनवर्ड, यू हैव टू रिमूव बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। सो इट इज़ वेरी इजी। और ये सारे वट एवर आई हैव मैंशनड, दीज आर ऑल रिकॉल्स, जस्ट नाउ यू नो दैट ये कहाँ से पूछे गए हैं, आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है। ये भी आपके रिकॉल्स हैं एंड आई हैव मेड एमसीक्यूज लाइक दैट। इसको मैंने मजीद इस एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। आपके रिकॉल्स, आपके एमआरसी जो बुक्स में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक। So in this way we will do our syllabus. Thank you.